भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, यह अधिनियम अंग्रेजी विधि पर आधारित है। यह अधिनियम अंग्रेजी विधि पर आधारित है। पूछ सकता है बेस क्या है, तो अंग्रेजी विधि यानी कि इंग्लैंड की विधि। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, एरो बनाते रहिएगा। यह अधिनियम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का, यह अधिनियम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का एक भाग है, यानी कि उसी का अंग है या पार्ट है। अगला लिखिए लाइन, इस अधिनियम का निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया। इस अधिनियम का निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया, जिसका वर्तमान में भारत में प्रवृत्त रहने का, माने बने रहने, जिसका वर्तमान में भारत में प्रवृत्त रहने यानी कि बने रहने, लागू रहने, प्रवृत्त रहने का संवैधानिक आधार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेस, संवैधानिक आधार भारत के संविधान का अनुच्छेद, भारत के संविधान का अनुच्छेद 372 है, 372 है, 372 बताया भी गया था आपका। अगला लिखिए, भागीदारी के बारे में प्रावधान। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, भागीदारी के बारे में प्रावधान भारतीय संविदा अधिनियम 1872, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अध्याय 11 में धारा 239 से लेकर, यानी कि धारा 239 से लेकर 266 तक में था। 239 से लेकर 266 तक में था, जिसे इसी लाइन में लिखिएगा, जिसे 1932 ईस्वी में, जिसे 1932 ईस्वी में निरसित कर दिया गया, यानी कि रिपील कर दिया गया। 1932 ईस्वी में रिपील कर दिया गया, निरसित कर दिया गया, तथा इसके स्थान पर नया कानून भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 बनाया गया।
तथा इसके स्थान पर नया कानून भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 बनाया गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। भागीदारी का शाब्दिक अर्थ होता है भागीदारी का शाब्दिक अर्थ होता है बांटना या विभाजन करना या भाग करना। बांटना या विभाजन करना या भाग करना। अगर कोई पूछ दे तो आप बताइएगा कि बांटना। अब क्या बांटना और क्या नहीं बांटना ये आगे बताया जाएगा, तब लिखवाया जाएगा। कल बताया भी गया था, लाभ में अंश बांटना आवश्यक है कि हानि में कि दोनों में लाभ में। और केस याद रखिए, काक्स वर्सेज हिकमैन, बहुत लीडिंग केस है, कई जगह आपका आएगा। जैसे कंपनी लॉ में लीडिंग केस है सालोमन का, उसी प्रकार काक्स बनाम हिकमैन का 1860 का केस है। इतिहास सहित हम बताएंगे, उसके पहले क्या था, उसके बाद में क्या है, ये तमाम चीज़ें छोटी छोटी आपको बताई जाएंगी। अगला आया जाए। अब ये जो कानून है इसकी कुछ विशेषताएं छोटी छोटी देखी जाती हैं। जैसे कितने अध्याय हैं, कितने आपका माने धाराएं हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, निर्माण कब हुआ, लागू कब हुआ, इत्यादि जो छोटी छोटी बातें हैं, एक एक लाइन लिख लेना है। लिखिए। इस कानून में कुल 8 अध्याय, ऐसा क्वेश्चन भी बिहार बना चुका है, ऐसे क्वेश्चनों पर भी गौर करना है। इस कानून में कुल 8 अध्याय, 74 धाराएं, 74 74 धाराएं तथा 2 अनुसूचियां हैं, 2 शेड्यूल, 2 अनुसूचियां हैं। अब देखिए बिहार का मॉडल भी चलते रह जाए। बिहार में आपका ऐसा क्वेश्चन एविडेंस में पिछली बार बना था कि एविडेंस में कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं। तो एविडेंस में 3 भाग हैं, 11 अध्याय हैं और 167 क्या हैं, धाराएं। तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि कितने अध्याय हैं, 8, कितनी धाराएं हैं, 74 और कितनी अनुसूचियां हैं, 2। अगला लिखिए, पैराग्राफ चेंज के। निर्माण की तिथि, हाँ तो थी, अब 2 थी, अब उसमें आगे हम लिखवा देंगे। आप ये भी लिख सकते हैं भाई, इसी में थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। 2 अनुसूचियां थी के बाद आपका दूसरी अनुसूची वर्तमान समय में समाप्त कर दी गई है। ऊपर वाली लाइन में कहीं जोड़ लीजिए। सेकेंड अनुसूची रिपील कर दी गई है, एक लाइन बस जोड़िएगा। जो द्वितीय अनुसूची है वह रिपील कर दी गई है। इसको चाहें तो आप ये 1983 में रिपील की गई, सन लिख लीजिए, हो सकता है पूछ ही ले। 1983 में समाप्त की गई। ऐसा क्वेश्चन को रिलेट करके आपका सी यहाँ 90 नहीं, दूसरे अनुसूची इसमें आपका लिखा है, हमारे बेरक में तो हाँ 38 है भाई, देखिए कहाँ से हो, ऐसा ही ना। 1938 लिखिए भाई वो 1938 उसको बना लीजिए। अंग्रेजी में आपका तिरफी कहाँ है, बेरक इतना गलत है। बेरक में भी इतना गलतियां मिल रही हैं कि क्या किया जाए।
देखिए आपका आगे देखिए, इसको फिर देख लेंगे हम दूसरी किताब से, आगे देखिए तब कोई मतलब। ठीक है हमारे, अब देख लेंगे तब स्पष्ट लिखवा देंगे, छोड़िए आगे बढ़िए उसको। रोकने से क्लास कोई मतलब नहीं, उसमें तर्क वितर्क करना खोदना पड़ेगा, आगे देखा जाए। इसके बाद आपका निर्माण की तिथि, यानी कि बनने की तिथि, यानी कि भारतीय भागीदारी अधिनियम का निर्माण कब किया गया। तो पहले निर्माण समझ लीजिए, कौन सी डेट निर्माण या बनने की तारीख रहती है। तो जिस तारीख को भारत का राष्ट्रपति या राज्य का मामला है तो राज्यपाल, या पुराने कानून है तो वायसराय या गवर्नर या गवर्नर जनरल, जिस तारीख को किसी विधेयक पर अपनी एसेंट देते हैं, अपनी अनुमति प्रदान करते हैं, अर्थात साइन करके और तारीख डालकर अपनी मुद्रा मार देते हैं, सील मार देते हैं, वहीं आपका जो तारीख है कानून के निर्माण की तिथि कहलाती है। तो अब समस्या आई कि संविधान का निर्माण की तिथि कौन सी है। अधिनियमित तिथि भी कही जाती हैं, एक्टेड एक्टेड, तो 26 नवंबर 1949। इसी प्रकार आपका भारतीय भागीदारी अधिनियम का निर्माण आपका लिख लीजिए 8 अप्रैल 1932 को हुआ, डेट लिखिए। निर्माण किस तारीख को हुआ, 8 अप्रैल 1932, यानी कि जो गवर्नर जनरल भारत का था, इस तारीख को इस पर अपनी अनुमति क्या कर दिया, प्रदान। अगला लिखिए प्रवर्तन तिथि। प्रवर्तन तिथि हेडिंग डाल लीजिए। प्रवर्तन तिथि को दूसरी भाषा में कहा जाता है प्रारंभ की तिथि, लागू होने की तिथि, या आरंभ की तिथि, इन्फोर्समेंट डेट भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका बनता रहता है। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, यह अधिनियम दो भागों में लागू किया गया। यह अधिनियम दो भागों में लागू किया गया, ऐसा क्वेश्चन भी आजकल बन रहा है। दो अंग में, दो पार्ट में, दो भाग में लागू किया गया। लिखिए धारा 69 के अलावा अन्य धाराएं, धारा 69 के सिवाय भी लिखा जाता है। सिवाय माने छोड़कर, जोड़कर नहीं, या के अलावा भी कहा जाता है। धारा 69 के अलावा अन्य सभी धाराएं 1 अक्टूबर 1932 को लागू की गई। 1 अक्टूबर 1932 को लागू की गई। फर्स्ट अक्टूबर 1932, जबकि इसी लाइन में लिखे, जबकि धारा 69 एक साल बाद लागू की गई। जबकि धारा 69 1 अक्टूबर 1933 को लागू की गई। ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा। 1 अक्टूबर आपका 1933 को लागू की गई। देखिए हमारा संविधान भी दो भागों में लागू किया गया, और ये आपका अनुच्छेद 394 बताता है कि कुछ प्रावधान 16 अनुच्छेद तत्काल यानी कि निर्माण की डेट को ही, यानी कि 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए, और अन्य कब लागू हुए पूरी तरह से, 26 जनवरी 1950। अपने मन से नहीं कहा जा रहा है, ये किस आर्टिकल में दिया गया है, 394। आगे आइए सामान्य बातों में, अब आगे देखा जाए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, भागीदारी करार से उत्पन्न होती है, हैसियत से नहीं। एक लाइन लिखिए, भागीदारी करार से उत्पन्न होती है,
हैसियत से नहीं। ये इस बार एचजीएस में पूछा गया था, प्री में, यूपी में, और सेक्शन आप ऐड कर लीजिए 5। तो हैसियत और आपका करार क्या है, ये 6-7 अंतर हम 1-2 दिन में बताएंगे ही। जब धारा उसमें 3-4 अंतर चलता है। कंपनी और भागीदारी में अंतर बताइए, संयुक्त हिंदू परिवार और भागीदारी में अंतर बताइए, हैसियत और भागीदारी में अंतर बताइए। तो कम से कम 7-7 8-8 अंतर क्या होना चाहिए तैयार। तो हम बताएंगे, अभी शुरुआत तो हो कानून की। अगला देखिए नियम आपका। अब भागीदारों का दायित्व बिहार में खूब पूछा गया, यूपीएससी में भी, कि क्वेश्चन ऐसे मॉडल बनता है कि भागीदारों का दायित्व होता है, संयुक्त होता है, पृथक होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों मार कर आइए। अब दोनों का मतलब क्या हुआ, इसको हम उदाहरण से बताएंगे। शुरुआती दौर में अभी एक उदाहरण और लेंगे, भले एक दिन और लग जाए, लेकिन जब तक दिमाग में भागीदारी बैठ न जाए तब तक इसको शुरू नहीं करना है। तो इसको लिखिए एक लाइन। भागीदारों का दायित्व संयुक्त एवं पृथक दोनों होता है। भागीदारों का दायित्व संयुक्त एवं पृथक दोनों होता है। ज्वाइंट एंड सेपरेट, ये बिहार में कई बार रिपीट किया है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका है, प्री में, सतर्क रहना है। अगला आइए, अगला लिखिए, प्रत्येक भागीदार एक दूसरे का मालिक और अभिकर्ता दोनों होता है। प्रत्येक भागीदार एक दूसरे का प्रिंसिपल यानी कि एक दूसरे का मालिक और अभिकर्ता दोनों होता है। अब इस विषय पर आपका कह सकते हैं कि हम केस सहित बताएंगे और इसको आगे समझाएंगे। तो जो आपका सामान्य बातें थी लगभग वह समाप्त हुई। फिर आपका एक हम उदाहरण बता रहे हैं और प्रयास ये करिए कि आज भागीदारी और उसमें जो आपका शब्द आए हैं कम से कम उसको एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ध्यान से देखिए, आपका ए बी तथा सी आपका पकौड़ा की दुकान खोलते हैं। पकौड़ा ही बनाया जाए, चाय बहुत चल गया है। क्यों मौर्य जी, सही रहेगा ना? बताइए, तो चाय पर ही उदाहरण दे दिया जाए। देखिए, हाँ, चलिए पकौड़ा चाय पर लीजिए भाई। जब मौर्य जी कह रहे हैं तो चाय पर ही दे दिया जाए। देखिए, ए बी तथा सी चाय की दुकान खोलते हैं। तो सबसे पहला आपका दिमाग ये जाना चाहिए कि भागीदारी के लिए जो व्यक्तियों की संख्या होनी चाहिए वो कम से कम 2 होनी चाहिए, यानी कि हम एक से अधिक भी कह सकते हैं। तो इस उदाहरण में कितने लोग हैं? 3। अब भागीदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है, तो संबंध अभी छोड़ दीजिए, इनके बीच आपका अब ये समस्या है कि जो ये चाय की दुकान खोली गई है, ये इनके बीच जो पार्टनरशिप उत्पन्न होगी वह हैसियत के कारण होगी कि आपका इनके बीच करार होना चाहिए। तो ए बी और सी ने आपस में एग्रीमेंट किया, यानी कि करार किया। किसके लिए करार किया? तो चाय की दुकान चलाने के लिए। किसके लिए करार किया? कि जो चाय की दुकान चलेगी और उसमें जो चाय बेचने से लाभ उत्पन्न होगा उस लाभ में हम क्या पाएंगे? अंश पाएंगे। और ये जो चाय बेची जाएगी या तो केवल ए द्वारा बेची जाएगी या केवल बी द्वारा या केवल सी द्वारा या इनमें से किसी 2 द्वारा या तीनों द्वारा। लेकिन जो ये कारोबार होगा, यानी कि जो ये चाय का कारोबार बना लिया जाए, बिजनेस भी, तो ये जो कारोबार होगा
चाहे एक पार्टनर चलाए, दो चलाए, तीनों मिलकर चलाएं, ये अपने लिए नहीं चलाएंगे, बल्कि अगर ये चलाता भी है तो तीनों के लिए यह कारोबार चलाएगा कि अकेले चलाएगा ए, लेकिन अपने लिए नहीं, ये सबकी ओर से ए चला रहा है, बी और सी को वहां बैठना आवश्यक नहीं। तो यही भागीदारी के आवश्यक तत्व हो गए। अब आप लोग ध्यान से इसी में शब्दों को थोड़ा जान लीजिए। ये जो ए बी और सी हैं, ये पृथक पृथक यानी कि व्यष्टितः या सेपरेट रूप से पार्टनर या भागीदार कहलाएंगे। और इनके बीच जो ये रिलेशन बना है, फिर याद रखिए, इनके बीच जो करार से संबंध बना है व्यवसाय चलाने के लिए और व्यवसाय में उत्पन्न लाभ में अंश क्या करने के लिए, बांटने के लिए, तो इनके बीच में ये जो रिलेशन है इसको पार्टनरशिप कहा जाएगा, यानी कि इनको भागीदारी कहा जाएगा। फिर याद रखिए, अलग अलग ये तीनों क्या कहलाएंगे, भागीदार। इनके बीच का जो संबंध है आपस में, उससे वह क्या बनेगी, भागीदारी। और इनके सामूहिक नाम को, सामूहिक नाम यानी कि ए बी और सी तीनों को मिलाकर इनको फर्म कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, फर्म। फिर एक बार देखिए, अलग अलग भागीदार, इनके बीच संबंध को भागीदारी, इनके सामूहिक नाम को क्या कहेंगे, फर्म। और जिस नाम से ये कारोबार करेंगे वह फर्म क्या हो जाएगा, नाम। तो चार शब्दों को तैयार रखना है, भागीदार, भागीदारी, फर्म और फर्म नाम। किसी को समस्या हो तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए भाई। इसमें किसी को अगर इन चारों शब्दों को समझने में समस्या हो तो बताइए। अब आइए एक एक करके हम देखते हैं इन्हीं को। चाय बेचना है तो पहले तो करार किया गया हो, तो करार कैसे हो सकता है, या तो करार एक्सप्रेस हो सकता है या आपका इम्प्लाइड हो सकता है। अगर करार आपका एक्सप्रेस कल बताया गया, या तो इनके बीच लिखित रूप में समझौता हुआ हो या आपका मौखिक समझौता हुआ हो, तो ये एक्सप्रेस या अभिव्यक्त कहा जाएगा। और अगर ये तीनों लोग मिलकर, कहीं कोई समझौता नहीं, कोई बोला नहीं, तीनों लोग मिलकर चाय की दुकान चलाते हैं और रोज जो पैसा आता है आपस में अपने हिस्से के अनुसार बंटवारा कर लेते हैं, कहीं कोई लिखा पढ़ी नहीं है, न कहीं बोला गया, तो ये बाई कंडक्ट होगा। और आचरण या विवक्षित कहिए तो आपका भागीदारी आचरण द्वारा भी उत्पन्न हो सकती है, उसको हम कहेंगे विवक्षित करार या इम्प्लाइड एग्रीमेंट। तो करार होना चाहिए, तो भागीदारी करार से उत्पन्न होगी, स्टेटस से नहीं। ये कौन सी धारा में सिद्धांत समाहित है, तो धारा 5 में, रट कर जाइएगा, ये पूछा गया कई बार, किस धारा में, 5 में। आगे बढ़ा जाए इसके। अब ये जो करार किया गया है ये किसके लिए किया गया है, कोई बिजनेस चलाने के लिए। तो कारोबार में बताइए, वैध कारोबार की अवैध। अगर अवैध कारोबार के लिए करार हुआ था तो वह करार, फिर संविदा नियम जोड़िए, चूंकि ये संविदा नियम का ही भाग है, तो कौन सी धारा में अवैध करार शून्य होंगे, 23। तो करार अब कारोबार का मतलब क्या हुआ, इसको हम आगे केस सहित बताएंगे। आइए, अब कारोबार में जो बेनिफिट होगा उसमें अंश का क्या करेंगे ये लोग, बंटवारा। अंश का बंटवारा आपका ये करार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। अब इसी में काक्स बनाम हिकमैन का केस समझ लीजिए। 1860 के पहले, 1816 के पूर्व, नियम भागीदारी के लिए यह था कि जो पार्टनर हैं वह तभी पार्टनर होंगे जबकि वह लाभ में अंश पाते हों
और जो हानि होगी अगर चाय की दुकान में, माने चाय की दुकान चलाने में, तो उस हानि में भी वह हिस्सा बटाएंगे। यानी कि जो हानि होगी प्रत्येक भागीदार अपने अपने हिस्से के अनुसार क्या होगा, जिम्मेदार। ये 1860 से पहले ये नियम था। दूसरा नियम ये था कि जो व्यक्ति भागीदारी में लाभ पाता था उसे भागीदार मान लिया जाता था। लेकिन इस नियम को चेंज किया गया 1860 में। काक्स बनाम हिकमैन का केस आया और ये बता दिया गया कि भागीदारी के लिए लाभ में अंश पाना आवश्यक है, हानि में नहीं। अर्थात अगर तीनों व्यक्तियों ने चाय की दुकान खोली, ए ने करार किया है कि लाभ तो हम पाएंगे, लेकिन अगर चाय बेचने में नुकसान हो जाता है तो वह नुकसान हम भरपाई नहीं करेंगे, तो ये सही माना जाएगा। लेकिन किस केस के बाद आया, काक्स बनाम हिकमैन 1860। अब अगला नियम देखिए। अब क्या केवल भागीदारी में जो उत्पन्न लाभ हो रहा है, क्या उस लाभ में केवल अंश पाने से कोई व्यक्ति भागीदार हो जाएगा कि नहीं? नहीं होगा। केवल अंश पाना भागीदार नहीं बना देता। एक दो उदाहरण देखिए इस पर। मान लीजिए कि एक भागीदार था और वह मर गया, उसकी पुत्र अभी अवयस्क हैं, तो अन्य भागीदारों ने जो बचे हैं उन्होंने ये नियम माने आपस में करार किया कि इस अवयस्क को, जो भागीदार का पुत्र है, जो भागीदारी में लाभ उत्पन्न होगा उसमें से कुछ लाभ का हिस्सा इस माइनर को भी हम लोग देंगे। तो आप लोग बताइए, माइनर लाभ पा रहा है तो क्या वो भागीदार बन गया? नहीं। तो यानी कि अवयस्क भागीदार नहीं हो सकता, क्योंकि भागीदारी करार से उत्पन्न होती है और करार के लिए संविदा अधिनियम की धारा 11 के अनुसार पक्षकारों को क्या होना चाहिए? सक्षम। और 18 साल से जो कम व्यक्ति हैं वह करार कर ही नहीं सकता। अतः चूंकि अवयस्क करार के लिए सक्षम नहीं है, अतः भागीदार हो सकता है कि नहीं? नहीं। लेकिन अन्य भागीदारों की सर्वसम्मति राय से आपका क्या पा सकता है? लाभ में अंश। तो अब बताइए, क्या लाभ में अंश पा रहा है तो भागीदार हो गया? तो इस प्रकार कई उदाहरण हम बताएंगे आपका कि जिसमें कि लाभ में व्यक्ति अंश पा रहा है लेकिन भागीदार नहीं है। अगला नियम देखिए भैया, कह करके तो अंश पा, हाँ, ये जो कारोबार चलाया जाएगा ये आपका या तो किसी एक भागीदार द्वारा या दो द्वारा या कितने द्वारा? तीनों द्वारा, लेकिन सबकी ओर से, अपने लिए नहीं केवल। इसी को कहते हैं पारस्परिक अभिकरण। और ये भी सिद्धांत आपका काक्स बनाम हिकमैन के बाद में आया। पारस्परिक अभिकरण का मतलब क्या हुआ कि जब एक भागीदार कारोबार संचालित कर रहा है तो वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि सभी भागीदारों के लिए आपका एक देखिए, आपका पारस्परिक अभिकरण भी थोड़ा बहुत आपको जानना पड़ेगा। पारस्परिक अभिकरण माने म्यूचुअल एजेंसी। अब एजेंसी का नियम क्या है? तो एजेंसी में आप लोग देखते हैं कि मालिक और अभिकर्ता के बीच के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? अभिकरण या एजेंसी। अभिकर्ता काम करता है, उस अभिकर्ता के कार्य से कौन बाध्य होता था? मालिक।
अभिकर्ता और मालिक का दायित्व बताइए, संयुक्त होता था कि पृथक की दोनों। अभिकर्ता का कार्य किसका कार्य माना जाता था? मालिक का। तो यहाँ बस वही पॉइंट याद रखना है कि एक भागीदार ने कार्य किया, इस कार्य के लिए सभी भागीदार क्या होंगे? लायबिल। ये अकेले भी होगा, लेकिन आपका सभी भागीदार इसके लिए क्या होंगे? जिम्मेदार। और ए ने जो कार्य किया, उस कार्य से अब ए आपका अभिकर्ता हो गया और मालिक कौन हो गए? बी और सी। तो ए के कार्य से केवल ए ही बाध्य नहीं होगा, बल्कि कौन बाध्य होंगे? बी और सी। और इनका जो लाइबिलिटी होगी वह ज्वाइंट भी होगी और सेपरेट भी। आइए दोनों को लास्ट में समझा दिया जाए। वैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको बताया था, लेकिन फिर एक बार हम बता रहे हैं। मान लीजिए चाय की दुकान के लिए उधार लिया दिया जाए, क्योंकि बहुत भाई करोड़पति भी आदमी है, तो मौर्य जी उधार उधार ले लीजिएगा। चाय की दुकान न खोलिएगा, लेकिन उधार जरूर ले लीजिएगा। तो डी एक व्यक्ति है और भागीदारी चलाने के लिए डी से तीनों ने मिलकर आपका मान लीजिए 99 रुपया, नहीं थोड़ा रकम बढ़ाइए भाई, आपका 1500 कर दिया जाए, क्योंकि भाई चाय में आपका बर्तन वर्तन खरीदते खरीदते कितना हो जाएगा? 1500। अब ये भागीदारी के लिए ले लिए। अब बताइए डी ये जो 1500 रकम है किससे वसूल लेगा? ए से पूरा रकम वसूल सकता है कि नहीं? वसूल सकता है। बी से वसूल सकता है कि नहीं? और सी से भी। और तीनों से या किसी दो से। तो अगर तीनों से वसूले तो इनका दायित्व क्या हुआ? ज्वाइंट। और एक एक से वसूल ले तो सेपरेट। अब अगला, अगर ए से पूरा 1500 रुपया कौन वसूल लिया? डी। तो बाद में ये जो बी और सी हैं, इनसे ए इनका हिस्सा बाद में वसूल सकता है। तो 500 इनसे वसूल ले और 500 इनसे। तो यही आपका जो दायित्व होता है भागीदारों का, याद रखिए ज्वाइंट भी होता है, यानी कि एक ही बार तीनों के खिलाफ मुकदमा करके क्या करिए? वो वाद दायर करिए। और सेपरेट भी होता है, यानी कि किसी एक के खिलाफ भी आप मुकदमा दायर करके और पूरा पैसा क्या कर सकते हैं? अब इन्हीं सबों को आपका बेयर एक्ट से पढ़ना है। इनका कर्तव्य क्या है, दायित्व क्या है, भागीदारी कैसे उत्पन्न होगी, कितने समय के लिए, इच्छाधीन भागीदारी पूछा जाता है। इच्छाधीन माने जब मन चाहे तब पार्टनरशिप क्या करिए? तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मौर्य जी हैं, जब मन करे तब कह देंगे कि चाय पीने हम नहीं ले जाएंगे। तो इच्छाधीन नागिन जैसे आपका इच्छाधीन भागीदारी, जब मन करे तब रूप क्या करिए? तो बहुत प्रसिद्ध आ रहा है आपका नागिन आती है धारावाहिक, हमारे घर में बहुत देखा जाता है। भले काम भले भोजन न बने, लेकिन नागिन धारावाहिक छूटे ना। तो बहुत तो कल क्लास